प्रीवियस क्लास में लोग डिस्कस करे थे ओवर सब्सक्रिप्शन, और वो क्वेश्चन बन गया होगा क्योंकि 3 केस हम आपको बताए थे। पहला ये बताए थे कि जब आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो और कंपनी ये डिसाइड करे कि जितना शेयर एक्स्ट्रा आया है उसका पैसा रिफंड कर देंगे। दूसरा केस बताए थे कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो और कंपनी ये डिसाइड करे कि जितना एक्स्ट्रा पैसा आया उसको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। और तीसरा डिसीजन ये था कि कंपनी डिसाइड करती थी कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कुछ शेयर होल्डर को पैसा वापस करेंगे और कुछ का पैसा एडजस्ट करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन का यहाँ तक कोई क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। लेकिन अब हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर। क्या पढ़ेंगे? फॉरफीचर ऑफ अंशों का हरण। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है? तो जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या किसी भी कॉल का पेमेंट करने में फेल कर जाता है, जिसको एरियर बोलते हैं, जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या किसी कॉल्स का पेमेंट करने में फेल कर जाता है यानी एरियर कर जाता है, तो कंपनी उसे 14 दिन का नोटिस भेजती है कि भाई आप अपना एरियर विथ फाइन, लेट फाइन के साथ चुका दो। लेकिन अगर वो शेयर होल्डर 14 दिन के नोटिस का कोई जवाब ही नहीं देता है तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यह डिसाइड करता है कि कंपनी इसके शेयर को कैंसिल कर देगी, और इसी कैंसिल करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। कोई दिक्कत है? फिर से रिपीट करें, जब कोई शेयर होल्डर एरियर कर जाता है, एरियर कब करेगा? मतलब जब कोई शेयर होल्डर पेमेंट करने में फेल कर जाता है, एरियर कर जाता है, तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे 14 दिन का नोटिस भेजती है। आज नोटिस भेजी, 14 दिन के में जवाब मांगती है कि आप जवाब दे दो, क्यों नहीं दे पा रहे हो। अगर वो जवाब दे देता है कि सर अभी हमारे पास पैसे की दिक्कत है, हम आगे दे देंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो जवाब नहीं देता है तब क्या माना जाएगा? बताइए। अगर आप लोगों का फी बाकी है और हम आपको नोटिस दिए हैं कि भाई 5 दिन के अंदर आप जवाब दो, तो यस और नो बोलोगे ना। अगर आपको दिक्कत है बताओगे सर दिक्कत है, 10 दिन बाद देंगे। लेकिन आप कोई जवाब नहीं देते हो तब क्या माना जाएगा? तब माना जाएगा कि आपको देने का मन नहीं है। तो ऐसे में कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि इसके शेयर को कैंसिल कर दो, और शेयर कैंसिलेशन प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। शेयर कैंसिलेशन प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर। याद रखिएगा, यहाँ पे शेयर को कैंसिल कर दिया जा रहा है, तो शेयर कैंसिलेशन प्रोसेस ही फॉरफीचर ऑफ शेयर है। अच्छा, कैंसिल हो जाएगा शेयर या फॉरफिट हो जाएगा शेयर, इससे क्या होगा? इससे पहला चीज होगा कि कंपनी का नंबर ऑफ शेयर घट जाएगा। 1000 शेयर को हम छीन लिए मार्केट में, 1 लाख बेचे थे, 1 लाख लोगों के पास 1 लाख शेयर था, और उसमें से 1000 छीन लिए, तो अभी मार्केट में कितना शेयर है? 99,000 शेयर है। इसका मतलब फॉरफिट करने से नंबर ऑफ शेयर क्या होता है? घट जाता है, शेयर होल्डर्स कम हो जाते हैं। बात समझ गए? तो यह याद रखना है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर है। फॉरफीचर मीन्स लिख सकते हैं, इट मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर। इसके अंदर क्या करते हैं? शेयर को हम रद्द कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? इसमें क्या होगा? शेयर, नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, ड्यू टू फॉरफीचर, या ये नहीं लिखेंगे चलेगा, याद रखना है। जब हम फॉरफीचर करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर क्या होता है? कम हो जाता है, क्योंकि जो शेयर को हम फॉरफिट कर लेते हैं, छीन लेते हैं, उसकी संख्या हमारे यहाँ क्या होती है? कम हो जाती है। कहीं कोई दिक्कत? अब कंपनी कितने दिन का नोटिस देती है? 14 दिन का नोटिस देती है। येस और नो बोलने के लिए, जवाब देने के लिए तुम अपना जवाब दो, तुम भी अपना पक्ष रख लो, और वो 14 दिन का नोटिस मिलता है, उस नोटिस का जवाब अगर दे दिया शेयर होल्डर तब तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं दिया तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करके उसके शेयर को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा, फॉरफिट कर देगा। कहीं कोई दिक्कत है? अब सवाल है कि जब फॉरफिट करेंगे तो उसका अकाउंटिंग क्या करेंगे? फॉरफीचर का मीनिंग तो समझ गए, लेकिन इसका अकाउंटिंग क्या करेंगे? अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, सरेंडर ऑफ शेयर भी इसी को बोलते हैं। सरेंडर ऑफ, अभी क्या होता है सरेंडर ऑफ शेयर? अंशों का समर्पण। दोनों अलग अलग बात है, लेकिन एंट्री एक जैसा होगा, इसलिए हम यहां ऑब्लिक करके लिख दिए, एंट्री एक जैसा होगा। फॉरफीचर ऑफ शेयर और सरेंडर ऑफ शेयर अलग अलग मीनिंग है, लेकिन दोनों का अकाउंटिंग एक जैसा होगा।
फॉरफीचर ऑफ शेयर का बता दिया कि जब कोई शेयर होल्डर फेल कर जाता है तो कंपनी उसे नोटिस देती है, और अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर को छीन लेती है। यहाँ क्या होगा, यहाँ शेयर होल्डर, कंपनी नोटिस नहीं दे रही, शेयर होल्डर को खुद लग रहा है कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो शेयर होल्डर खुद कंपनी को एक नोटिस भेजता है कि सर हम अपना शेयर सरेंडर करना चाहते हैं, यानी आपको देना चाहते हैं, हम शेयर दे देते हैं, मेरा पैसा जो बनता है वो दे दीजिए। तो अगर कोई व्यक्ति अपना शेयर खुद छोड़ रहा है, सरेंडर कर दे रहा है, आपको समर्पित कर दे रहा है, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं सरेंडर ऑफ शेयर। यानी सरेंडर ऑफ शेयर कौन करेगा, कस्टमर करेगा, शेयर होल्डर्स करेगा। शेयर होल्डर कंपनी को खुद भेज देता है कि हम कैंसिल कर रहे हैं अपने शेयर को, और जब कंपनी शेयर होल्डर को भेजती है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरफीचर, और शेयर होल्डर कंपनी को भेजता है तो उसको क्या बोलते हैं, सरेंडर ऑफ शेयर। याद रहेगा, कोई दिक्कत? अब दोनों का अकाउंटिंग एक जैसा होगा, तो हम यह बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। लेखांकन व्यवहार कैसे करेंगे इसका। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर कि जो शेयर फॉरफिट किया गया है उसको इशू किस में किया गया था, जिसमें इशू किया गया था उसी में फॉरफिट करेंगे। अगर इशू एट पार में है तो फॉरफीचर भी एट पार होगा, इशू एट प्रीमियम है तो फॉरफीचर भी एट प्रीमियम होगा, और इशू एट डिस्काउंट तो होता ही नहीं। तो हम लोगों को दो चीज याद रखना हो, या तो शेयर इशू एट पार होगा या तो शेयर इशू एट प्रीमियम होगा। तो जब शेयर इशू एट पार होगा तब फॉरफीचर का एंट्री क्या करेंगे, जब शेयर आपका एट पार में इशू हुआ होगा तो फॉरफीचर का एंट्री क्या करेंगे, तो फॉरफीचर का एंट्री भी एट पार का होगा। तो एट पार में फॉरफीचर का क्या होगा, तो एंट्री हम लिख देते हैं यहाँ पे। आप लोग जर्नल बना रहे थे तो गौर किए थे, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता था हमेशा, और यहाँ डेबिट कर रहे हैं, क्यों? तो याद रखना कैंसिल करना है, कैंसिल जब शेयर को करना हो तो रिटर्न करेंगे जी, जो आज तक क्रेडिट हुआ उसको यहाँ क्या करना है, डेबिट, तो इसलिए डेबिट करें। 2 यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर यानी किसका किसका पैसा नहीं दिया, और जो पैसा दे देता है उसको लिखते हैं शेयर फॉर फ्यूचर। ध्यान दीजिएगा, यहां हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर मतलब क्या, फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। यहाँ लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कोई दिक्कत है, मतलब जितना शेयर फॉरफिट करेंगे और जितना हम उससे कॉल किया इनटू करके लिख देंगे। तो शेयर कैपिटल को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शेयर कैपिटल होता है हमेशा क्रेडिट, और उसको करना है कैंसिल, तो कैंसिल करने क्या क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिए, कोई दिक्कत है। और कॉल्स इन एरियर मतलब जहाँ जहाँ पैसा नहीं मिला उसका नाम लिखेंगे, कहाँ कहाँ पैसा नहीं मिल सकता एरियर होने के लिए, तो अलॉटमेंट में नहीं मिल सकता है, फर्स्ट कॉल में नहीं मिल सकता, और फाइनल कॉल में नहीं मिल सकता, तो उसका नाम लिख देंगे कहाँ पे पैसा नहीं मिला है। तो टोटल पैसा यहाँ लिखेंगे जितना मांगा गया है, जो नहीं मिला यहाँ लिखेंगे, और जो मिल गया यहाँ लिखेंगे। समझ गए, 10 रुपया मांगा गया है, 7 रुपया नहीं मिला, तो 10 रुपया यहाँ लिखेंगे, 7 रुपया यहाँ लिखेंगे, तो 3 रुपया मिल गया होगा ना, तो वो लिखेंगे शेयर फॉरफीचर में। शेयर फॉरफीचर का मतलब फॉरफिट किया हुआ पैसा। अच्छा एक बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति, ये कॉलेज से समझिएगा, अगर कोई बच्चा 1 लाख रुपया फी है बीबीए का, और किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, 30,000 दे देता है, 30,000 दे दिया, और 1 लाख रुपया टोटल फी है बीबीए का, और एडमिशन लेने के बाद वो पे नहीं कर पा रहा है, कॉलेज उसको नोटिस भेज रही है, नहीं जवाब दिया, फिर नोटिस भेजी, नहीं पे कर पा रहा है, क्या लगता है कॉलेज एडमिशन काटेगा या कंटिन्यू रखेगा? काट देगा। तो कॉलेज जब एडमिशन काट देगा तो वो लड़का जो 30,000 दिया उसका क्या होगा, कॉलेज वापस कर देगा या रख लेगा? जो आपने एडवांस पैसा दिया था वो कॉलेज वापस कर लेगा या रख लेगा? याद रखना, रख लेगा, एक चवन्नी भी वापस नहीं जाएगा। वही तो फॉरफिट करेगा ना, फॉरफिट मतलब क्या होता है, जब्त करना। तो भैया आप फेल कर दिए, क्या जब्त होगा आपका? पैसा जो दिए वो। अब सोचो कि कोई 10 रुपया शेयर में 9 रुपया दे चुका है, 10 रुपया का शेयर है, 1 लाख शेयर खरीदा, नहीं 10 लाख उसको देना है, और 10 रुपया में से 9 रुपया या 7 रुपया दे चुका है, नहीं 7 लाख दे चुका है, कितना बाकी है, 3 लाख, और दे नहीं पा रहा है, प्रयास कर रहा है, दे ही नहीं पा रहा है, तो कंपनी उसका 7 लाख छीन लेगी, चवन्नी नहीं मिलेगा आपको, 7 लाख भी गया और सर्टिफिकेट भी गया।
बात समझ गए? यानी आप शेयर होल्डर नहीं है कंपनी के। शेयर होल्डर का लिस्ट भी नाम काटेगा और 7 लाख रुपया छीन लेगा, उसी को ना शेयर फॉर पिक्चर में लिखेंगे। जो पैसा आपका हम जब्त कर लिए, पैसा आप दिए थे ना, वो जब्त कर लेगा कंपनी, बोले जाओ, धन धर्म दोनों गया, पैसा भी गया, सर्टिफिकेट भी गया, कोई दिक्कत है? अब आप शेयर होल्डर नहीं है कंपनी के, इसीलिए कंपनी में शेयर लगाने से पहले सोच समझ लीजिए कि अपना ताकत है या नहीं है, रिस्क लेके नहीं लगाना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? तो जो फॉरफिट किसको करेंगे? जो पैसा मिल चुका है या जो पैसा बाकी है? मिल चुका है, बाकी वाला तो एरियर में ना लिखेंगे, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे, बाकी यहाँ, जो मिल गया उसको यहाँ लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत? ये किसका फॉरफिचर है? एट पार का। अब हम चलते हैं एट प्रीमियम में। एट, अगर कोई शेयर प्रीमियम में इशू हुआ है तो उसका फॉरफिचर भी प्रीमियम में होगा। इशू अगर प्रीमियम में हुआ है तो फॉरफिचर भी क्या होगा? प्रीमियम में होगा। अब यहाँ पे केस 2 रहेगा, केस ए और केस बी। पहला केस ये बोलता है कि व्हेन प्रीमियम मनी इज रिसिव्ड, प्रीमियम मनी इज, जब प्रीमियम का पैसा प्राप्त हो जाए, जब प्रीमियम का पैसा क्या हो? प्राप्त। अब क्या करेंगे? जब प्रीमियम का पैसा मिल जाएगा तब एंट्री क्या करेंगे? तो याद रखिएगा कि प्रीमियम का पैसा अगर मिल जाएगा तो ये जो ऊपर एंट्री देख रहे हैं ना, सेम यहाँ लिखेंगे। अब सेम मत लिख दीजिएगा आप लोग, ऊपर वाला एंट्री लिखिएगा, समझ गए? फिर से प्रीमियम का पैसा मिल जाना नहीं मिल जाना क्या होता है? तो याद रखेंगे कि अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया तो एट पार की तरह ना बनेगा वो। अरे प्रीमियम का पैसा आपका ड्यूज नहीं हुआ, प्रीमियम रिसीव कर लिए, तो फिर उसके बाद तो एट पार की तरह बनेगा, इसलिए एट पार वाला एंट्री छपेगा। समझ गए? यानी सिंपल याद रखना है कि अगर एरियर प्रीमियम वाले में है, अगर एरियर प्रीमियम वाले में, जिसमें प्रीमियम उसी में एरियर है, तो समझो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। और जिसमें प्रीमियम है उसके नीचे से एरियर किया, उसके नीचे से एरियर है, तो समझो प्रीमियम का पैसा क्या हुआ? मिल गया। याद रहेगा? प्रीमियम का पैसा मिल जाएगा तो एट पार वाला सेम एंट्री बनेगा, और नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा एंट्री चेंज होगा, बनेगा तो यही तीनों यही छपेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ और जुड़ेगा, तो लिख देते हैं। ये समझ में आ गया सबको? और पिक्चर में कोई दिक्कत नहीं है? व्हेन प्रीमियम मनी इज नॉट रिसिव्ड, जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे? तो शेयर कैपिटल को करेंगे डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। पैसा नहीं मिलने का मतलब है कि प्रीमियम पहले ड्यू हुआ है और रिसीव नहीं हुआ है, तो ड्यू को कैंसिल करना पड़ेगा ना। और जब प्रीमियम ड्यू होता है तो क्रेडिट होता है, तो उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ डेबिट कर दिए। और टू कॉल्स इन एरियर, और टू शेयर फॉर फ्यूचर। कोई दिक्कत है? यानी 3 जर्नल हम आपको बताए, किसका? फॉर फ्यूचर का एंट्री 3 जर्नल बताए, 3 में से कोई एक ही ना होगा। या तो हम प्रीमियम का पैसा नहीं इसमें फॉरफिट कर सकते हैं, या तो हम इन दोनों में से किसी एक केस में ना फॉरफिचर होगा, तो फॉरफिचर का तीनों में से कोई एक ही एंट्री बनेगा। कितना एंट्री बनेगा? याद रखिएगा, फॉरफिचर का कितना एंट्री? इसको बोलते हैं पहला केस, फर्स्ट एंट्री, जहां पे हमको कोई एक एंट्री बनाना है। कोई दिक्कत है? कोई एक एंट्री बनाना है फॉरफिचर में। अब हम दूसरा चलते हैं कि इसका री इशू का एंट्री क्या होगा। तो री इशू का एंट्री भी दूसरा नंबर एंट्री बता रहे, 3 केस इसमें भी बताएंगे। री इशू ऑफ शेयर में 3 केस बताएंगे, तो तीनों में से कोई एक होगा। री इशू ऑफ शेयर,
अंशों का पुनः निर्गमन। अब बताइए, जिस शेयर को आप एक बार फॉरफिट कर लेते हैं, जिस शेयर को आप एक बार फॉरफिट कर लेते हैं, क्या दोबारा उसको बेचते हैं? कंपनी दोबारा बेचती है? हाँ जी बेचती है। कंपनी को पैसा चाहिए ना। अरे कॉलेज में अगर 100 सीट है, एक बच्चा का बीबीए का एडमिशन काट दिया कॉलेज, तो दूसरा बच्चा का ले लेगा, है या नहीं? तो याद रखना, इसको क्या बोलेंगे? जब दूसरे बच्चे का एडमिशन लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? री एडमिशन, क्योंकि इस सीट के लिए तो एडमिशन हो चुका है। इस सीट के लिए सबसे पहले एडमिशन हुआ था, अब दोबारा बेच रहे तो दोबारा एडमिशन दे रहे तो उसको क्या बोलेंगे? री एडमिशन। उसी तरह से यहाँ पे जो शेयर हम अभी बेच रहे हैं ना, वो पहले ऑलरेडी बिक चुका था। एक बार बिका, फिर नहीं दिया पैसा तो छीन लिए, फिर इसको बेच रहे हैं। तो जो बताइए, जिस शेयर को अभी आप बेच रहे हैं वो ऑलरेडी पहले बिक चुका है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? री इशू, दोबारा बेच रहे हैं। देखिए लिखा है री इशू ऑफ शेयर, आप शेयर को दोबारा बेच रहे हैं। अब बताइए, जब शेयर को दोबारा बेचेंगे तो 3 तरह से बेच सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। याद रखिएगा, री इशू तीनों तरह से कर सकते हैं। इशू केवल 2 तरह से कर सकते हैं, इशू ऑफ शेयर केवल 2 तरह से कर सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। लेकिन री इशू जब हम दोबारा बेचते हैं तो तीनों तरह से कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। याद रखिएगा, री इशू तीनों में होता है और ज्यादातर री इशू एट डिस्काउंट में ही होता है। तो चलिए, री इशू ऑफ शेयर में हम केस 1 की बात कर लेते हैं। अगर हम एट पार में री इशू करेंगे तो क्या एंट्री बनेगा? री इशू मतलब समझ रहे हो, दोबारा मार्केट में बेचना। अच्छा, दोबारा जब हम बेचेंगे तो इंस्टॉलमेंट में बेचेंगे या लमसम में बेचेंगे? जैसे दोबारा बेच रहे हैं शेयर को, तो हम पैसा एक ही बार मांगेंगे या धीरे धीरे मांगेंगे? एक ही बार मांगेंगे, क्योंकि धीरे धीरे मांगने का नतीजा देख चुके हैं। बताइए फॉरफीचर क्यों हुआ था? इंस्टॉलमेंट मांगे थे, एक बार में मांगे तो फॉरफीचर कहाँ से आएगा? या तो पैसा देगा या तो ना देगा। अगर एक बार में सारा पैसा मांगेंगे तो जिसके पास होगा पैसा वही खरीदेगा। लेकिन एरियर कब होता है? जब हम इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं। इसलिए दोबारा जब हम रीइशू करते हैं तो इंस्टॉलमेंट में नहीं मांगते, और नहीं मांगते तो लमसम मांगने का क्या एंट्री होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। याद रहेगा, एट पार का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग रीइशूड डॉट 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 शेयर एट पार। कोई दिक्कत? अब एट प्रीमियम होगा तो क्या करेंगे? कुछ मत कीजिए। प्रीमियम क्या होता है? फायदा होता है कि घाटा होता है? फायदा होता है। दोबारा हम बेच रहे हैं तो प्रीमियम फायदा होता है, तो फायदा को क्या करना चाहिए? नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट करना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों सेम लिखेंगे, यहाँ पे खाली क्रेडिट कर देंगे। समझ गए? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या एंट्री होगा इसका? केस 2 एट प्रीमियम अगर इशू करेंगे तो क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। याद रहेगा क्या किए? देखिए सेम डिटो छापे, खाली सिक्योरिटी प्रीमियम जोड़ दिए क्योंकि फायदा हो रहा था। अब तीसरा केस है, घाटा होगा तो क्या लिखेंगे? एट डिस्काउंट में बेचेंगे तो क्या करेंगे? बताइए, डिस्काउंट घाटा मतलब क्या? नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? लॉस को डेबिट करना है, तो डेबिट ना कर देंगे। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर। डिस्काउंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उस जगह पे क्या लिखेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। क्यों शेयर फॉर फ्यूचर लिखेंगे? क्योंकि याद रखना है कि री इशू करते समय हम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना मेरे पास फॉरफीचर में पैसा है। री इशू करते समय उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना मेरे पास फॉरफीचर में पैसा है, फॉरफीचर से ज़्यादा नहीं दे सकते, इसलिए सिर्फ फॉरफीचर लिखेंगे। यहीं से पैसा एडजस्ट हो सकता है। बीइंग री इशूड डॉट 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 शेयर एट डिस्काउंट। याद रहेगा? अब बताइए, दूसरा एंट्री यहां से नहीं होता। अच्छा, तीनों केस में री इशू होता है या तीनों में से एक होगा? आप बेचोगे तो कोई एक ही ना करोगे, या तो इसमें करोगे या तो उसमें। तो इसका मतलब इसमें से कितना एंट्री होता है? एक एंट्री निकलेगा। कोई भी एक एंट्री आपको निकालना है, एक फॉर फीचर का, एक री इशू का। एक एंट्री और निकलता है तीसरा। 2 एंट्री समझ गए ना? तीसरा नंबर एंट्री किसका निकलेगा? तो चलिए यहां बताते हैं आपको।
ये जो आप फॉरफिट कर रहे थे पीछे, फॉरफिट कर रहे थे ना, ये देखिए, ये जो फॉरफिट कर रहे थे, तो फॉरफिट करने से हमको फायदा हो रहा था। जैसे अभी किसी बच्चे का बीबीए में एडमिशन काटे तो 30,000 का फायदा कमाए। 70,000 नहीं दिया था, 30,000 पहला इंस्टॉलमेंट दिया था, छीन लिए 30,000, तो 30,000 का फायदा हुआ। जब हम उसको दोबारा एडमिशन देंगे दूसरा बच्चा को, तो दोबारा जब एडमिशन देंगे दूसरा बच्चा बोले सर 10,000 कम देंगे, सेशन लेट हो गया। हम बोले चलो ठीक है दे दो। अब 10,000 दूसरा बच्चा कम दिया है, तो बताइए हमारे पास 30,000 ऑलरेडी फायदा था ना पहले से, 10,000 ये कम दिया तो 10,000 इसी में से काट लेते, मेरे पास फायदा भी कितना बचा, 20,000। तो जो 20,000 फायदा बचा नहीं, शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस बचता है उसको कहाँ लिखेंगे, तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं शेयर। देखो यहाँ लिख रहे हैं, किसके लिए एंट्री होगा ये एंट्री होगा बैलेंस ऑफ फॉरफीचर मनी, बैलेंस ऑफ फॉरफीचर मनी ट्रांसफर टू, कहां पे ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो क्या एंट्री होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नरेशन क्या होगा, नरेशन तो वही लिखना है, बीइंग करके ये पूरा उतार देना है, लिख लोगे, बीइंग करके और ये पूरा क्या करना है, उतार देना है। कोई दिक्कत है, तो कितना एंट्री होगा, शेयर फॉरफीचर और रीइश्यू अगर करेंगे तो कितना एंट्री होगा, 3। थोड़ा समझ लीजिएगा, केवल फॉरफीचर का पूछेगा तो 1 एंट्री, केवल फॉरफीचर पूछे तो 1 एंट्री, फॉरफीचर और रीइश्यू दोनों पूछे तो 3 एंट्री, और नेसेसरी एंट्री पूछे तो 8 उधर जो पढ़े थे वो, इधर बाकी 3, 11 एंट्री। याद रहेगा, कहीं किसी क्वेश्चन बोल देता है नेसेसरी एंट्री बनाओ, तो भैया 8 तो पीछे वाला बनेगा ना नेसेसरी में, तो पीछे का 8 और इधर 3, 11 एंट्री होगा। लेकिन अगर केवल बोलता है कि इसमें फॉरफीचर का एंट्री करो तो 1 एंट्री होगा, फॉरफीचर और रीइश्यू दोनों करो तो 3 एंट्री होगा। याद रहेगा, फॉरफीचर इशू में 3 एंट्री, फॉरफीचर में 1 एंट्री, और नेसेसरी में जितना बनेगा सब बनाना है। 8 याद नहीं रखना, और भी बहुत सारे एंट्रीज होते हैं जो आपको याद रखना है। कहीं कोई दिक्कत, तो यहाँ तक लिखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें।